हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, आज की क्लास में हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करने वाले हैं। मैंने बायोडाइवर्सिटी को पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब किया है, आपको बताया है, और उस क्रम में मैंने वहां पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया था। एक टॉपिक मैंने किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसको मैंने वहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। नॉमेनक्लेचर ध्यान देंगे, वहां पर हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया है। यहां हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद हम एक नॉमेनक्लेचर की और प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। फिलहाल ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर से कभी क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन आप जानते रहिएगा नॉमेनक्लेचर। तो अब हमको पढ़ना है, अगर एनसीईआरटी में है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है। थोड़ा सा कंपैरिजन 1 मिनट के लिए करेंगे। मैंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ाते समय आपको बताया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम रखने के लिए सुनिश्चित किया गया था कि कुछ रूल और रेगुलेशंस के बेस पर कि कैसे इनका नाम रखा जाए। उस प्रोसेस में मैंने बताया था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा उसका पहला नाम का जीनस होगा, जेनेरिक एपिथेट को बताएगा, जीनस को बताएगा, और सेकंड नाम जो होगा वो किसको बताएगा? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज को बताएगा। लेकिन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हम जब करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 3 चीजों को पढ़ना होगा। 3 बातें क्या क्या है जिसे ट्राइनोमियल में इंक्लूड किया गया है। तो पहली बात तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को आपको बताया था, किसने दिया था? तो आप जानते हैं कि इसको बताने का काम किया था कैरोलस लीनियस साहब। किसने बताया था? इसको बताया था कैरोलस लीनियस साहब। तो आपको इतना हो गया। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? ये भी मान लो कभी कोई को पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ही ले, तो इसको दिया था हक्सले साहब ने। किसने दिया था? हक्सले ने। और हक्सले के साथ एक साइंटिस्ट थे स्टिकलैंड साहब। कौन थे? स्टिकलैंड साहब थे। स्टिकलैंड और हक्सले साहब ने मिल करके एक नॉमेनक्लेचर की अलग विधा बताई थी, अलग एक रूल बताया था, उसे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो कि यूज भी किया जाता है, जो कि माना भी गया है और यूज भी किया जाता है। क्या है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जानते हैं बच्चों? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ते हैं तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमें 3 वर्ड्स दिखाई देते हैं। 3 वर्ड्स देख करके हर बार ये नहीं समझना चाहिए कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही है, लेकिन अब अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए बच्चों, ट्राई मींस होता है 3, नोमियल मींस होता है नाम। अगर 3 नाम लिखे होंगे तो ट्राइनोमियल समझिएगा, लेकिन ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 3 वर्ड्स लिखे हैं तो ट्राइनोमियल है, क्योंकि तीसरा वर्ड हो सकता है कि ऑथर का नेम, तो वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही कहा जाता है, उसे ट्राइनोमियल में नहीं रखा जाता। पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर उसको कहेंगे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और क्या इन्होंने बताया है। तो इस रूल में हक्सले और स्टिकलैंड साहब ने ये बताया, क्लियर किया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब नामकरण किया जाएगा, जब उसका नाम रखा जाएगा, नेमिंग की जाएगी, तो पहला लेटर उसके जीनस को बताएगा। सेम वही मामला है जो आपको पढ़ा था आपने बाइनोमियल में। सेकेंड वर्ड जो बताएगा वो इसकी स्पीशीज को बताएगा, और थर्ड वर्ड जो होगा इसकी क्या बताएगा? थर्ड वर्ड इसकी वैरायटी को बताएगा। किसको बताएगा? फर्स्ट वर्ड इसकी स्पीशीज को बताएगा, फर्स्ट वर्ड इसके जीनस को बताएगा, सेकंड वर्ड इसकी स्पीशीज को बताएगा, और थर्ड वर्ड जो है इसकी किसको बताएगा? तो आप कहेंगे कि सर थर्ड वर्ड इसकी वैरायटी को बताता है। किसको बताता है? इसकी वैरायटी को बताता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कहां पर जैसे कैसे लिखा जाना चाहिए, लिखने का वे का क्या है? तो एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ ह्यूमन का, मनुष्य का, तो आपने देखा होगा उसमें लिखा होगा होमो सेपियंस होमो सेपियंस ऐसा लिखा होगा। कहीं कहीं आप प्लांट में, अगर प्लांट केस में देखें तो आपने देखा होगा एकेसिया निलोटिका एकेसिया निलोटिका। ये क्या है? होमो सेपियंस में मतलब ये होमो अगर कहें तो जेनेरिक नेम हो गया, सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट हो गया,
लेकिन सैपियंस सैपियंस 2 बार लिखा तो इसकी प्रजाति है, क्योंकि मनुष्यों की भी कई प्रजाति थी, अब धीरे धीरे सब विलुप्त हो गए। अभी जो है सैपियंस ही बची हुई है, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल और अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीसीज थी। अब अगर इसमें देखें तो एकेसिया, एकेसिया क्या है तो आप जानते रहेंगे, बबूल, बबूल पैसे उसमें, ये आपका बबूल है, बबूल आप जानते होंगे, बबूल, बबूल एक प्लांट है, बबूल है और इसकी स्पीसीज अलग अलग आती है, एक जंगली बबूल होता है, एक और बबूल होता है, तो ये निलोटिका, निलोटिका, निलोटिका इसकी स्पीसीज है। और ये निलोटिका क्या है, इसकी वैरायटी को बताता है, किसको बताता है तो इसकी वैरायटी को बताता है। तो आप समझ गए होंगे कि एकेसिका, निलोटिका, निलोटिका, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मैंने अच्छा एग्जांपल आपको बताया। बच्चों इसके बाद नोमेनक्लेचर खत्म हो जाता है, नोमेनक्लेचर में कुछ भी नहीं बचता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे थे, नोमेनक्लेचर के बाद अगला हमें टैक्सोनॉमी के क्रम में क्या पढ़ना चाहिए, तो हमने बताया था क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना था, क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बच्चों ध्यान देंगे, क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या करना है ये जानना है। तो क्लासिफिकेशन किसका करते हैं, क्यों करते हैं, किस बेस पर करते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हम आपसे बोले कि क्लास के सारे बच्चों को क्लासिफाई करो, तो उस समय आप कैसे क्लासिफाई करोगे, आप उनकी शक्ल को देख करके क्लासिफाई कर सकते हो, आप उनके ड्रेस को देख करके क्लासिफाई कर सकते हो, और उनके रंग रूप को देख करके क्लासिफाई कर सकते हो। और दूसरा, आपके पास क्लासिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कैसे करेंगे, जीन को थोड़ी देख करके क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम दूसरी बात करें तो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना था, और क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये किस पर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी को पहचानना है, पहचान करना है, आइडेंटिफिकेशन के बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे इसको, और आइडेंटिफाई करके हम किसी को क्लासिफाई करेंगे। और नाम तो मैंने बता दिया कि नाम के बेस पर आप करेंगे। दूसरी पहचान, उसको पहचानेंगे कि क्या है, नाम के बेस पर पहचानेंगे, और पहचानने के बाद हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर, तो आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर, किसके कैरेक्टर पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर इनको हम फिर क्लासिफाई करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर क्लासिफाई करेंगे। ये भी बात होगी भाई, मॉर्फोलॉजिकल, हाँ बाहरी कैरेक्टर देख करके हम इनको बता सकते हैं कि हाँ ये इस कंपनी के हैं, इधर के हैं, मतलब ये इनके साथ वाले हो सकते हैं। जैसे चींटी के जैसे दिखता है तो चींटी की कंपनी के हो गया, मछली के जैसा दिख रहा है तो इसे हम पाइसेस में रख देंगे, एम्फीबियन मेढक के जैसे दिख रहा है तो मेढक में रखेंगे। तो ये आपका हो गया, और आपका पूरा नोमेनक्लेचर, इसके आगे मैंने पढ़ाई दिया, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। जब नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हुआ, तब हम उनको क्लासिफाई करेंगे कि ये इधर 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 जाएंगे। बच्चों इसी को तो आप कंप्लीटली टैक्सोनॉमी बोलते हो। क्या बोलते हो, टैक्सोनॉमी बोलते हो। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो अब इस टैक्सोनॉमी के क्रम में हम क्या आपको बताएंगे कि किसी को भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ना, नोमेनक्लेचर खत्म हुआ, क्लासिफिकेशन को लेंगे, आइडेंटिफिकेशन किसी को पहचानना, कैसे पहचानना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी पहचानना। टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो टैक्सोनॉमी क्या है, मैंने बताया कि किसी के भी, जैसे कि आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को टैक्सोनॉमी समझना मेरी बात समझना। आपके घर पर कोई व्यक्ति आता है, अगर आप उसको पहचानना चाहते हैं तो पहचानने के लिए सबसे पहले आप उसका नाम पूछते हैं, नाम पूछते हैं ना, नाम पूछते हैं, देखते हैं और नाम पूछते हैं। जब तक कुछ क्लियर नहीं तो सबसे पहले नाम पूछते हैं, नाम के बेस पर उसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि भैया तुम कैसे हो, कहां से हो, किस घर से हो, कहां से आ रहे हो। नाम के बेस पर उसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर उसको हम क्लासिफाई करेंगे, भैया तुम कहां से आ रहे हो, फिर उसका पता पूछते हैं। ठीक है ना, सेम कंडीशन यहां पर है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले नामकरण किया गया, जिसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। उसकी दो प्रोसेस बताई, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद की प्रोसेस जो आती है वो क्या आती है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। याद रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी बनावट, देख रूप रंग को देख करके जब हम कुछ बताएं तो उसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बायोलॉजी की जेनेटिक्स की भाषा में फिनोटाइप बोलते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को फिनोटाइपिक कैरेक्टर भी कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि किसी को पहले देखना, देख करके फिर आइडेंटिफाई करना, फिर क्लासिफाई करना, ये आपका कंप्लीटली
तीन काम, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और लास्ट में फिर क्लासिफिकेशन, ये तीनों काम जो करते हैं, इन तीनों काम को कंप्लीटली एक ब्रांच बना दिया गया है बायोलॉजी में। तीनों काम करने की जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसे ही आप टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसी को, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को आप टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी समझना है कि टैक्सोनॉमी सबसे पहले इसकी स्टडी किसने किया और टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया, काम इस पर किसने किया, सबसे पहले ये काम किसने किया? मैंने पहले ही आपको बता रखा है, कैरोलस लीनियस साहब का नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए जाना जाता है। कैरोलस लीनियस साहब ने इस पर सबसे पहले अपना काम किया। बच्चों ध्यान देंगे, कैरोलस लीनियस साहब ने सबसे पहले इस पर अपना काम किया और उन साहब ने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग उनका हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बनाएंगे, सारी चीजें उन्होंने बताई है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है आप जानते रहेंगे। टैक्सोनॉमी क्या है तो आप कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी इज एन ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टैक्सोनॉमी, या उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। बच्चों टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एपीडी कंडोले, या एपीडी कंडोले लिखा हुआ, एपीडी कंडोले। हाँ, एपीडी कंडोले क्या लिखा जाता है? एपीडी कंडोले लिखा जाता है, एपीडी कंडोले। इन्होंने टैक्सोनॉमी सबसे पहले दिया था। दूसरा एक साइंटिस्ट था बच्चों जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वो है आपके कैरोलस चाचा। कौन है? कैरोलस लीनियस चाचा। इन्होंने लिनाइयस लिखा जाता है, पढ़ा जाता है लीनियस। ये आपके कैरोलस लीनियस साहब है, ये आपके कैरोलस लीनियस साहब है जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैरोलस लीनियस साहब है। एपीडी कंडोले ने टर्म टैक्सोनॉमी दिया था, याद रखना। एपीडी कंडोले ने टर्म टैक्सोनॉमी सबसे पहले दिया था, लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस साहब है। आपको इतनी बातें अगर याद है तो फिर कोई बात नहीं है। अब ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी अगला क्वेश्चन जो आता है उस पर बात करेंगे। लेते हैं अगला टॉपिक। ध्यान देंगे बच्चों, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस कितनी हैं। ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर लेते हैं टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस। तो अगर हम बात करें कि टैक्सोनॉमी की क्या ब्रांचेस भी है तो आप, हाँ, टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस भी है बच्चों, ध्यान देना। टैक्सोनॉमी की कुछ ब्रांचेस भी है जिनके बेसिस पर डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट भी आए थे, उन्होंने अपने अपने प्रयास किए थे। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ या ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी है आप कह सकते हैं। और इस टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी को, या टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी या ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी को, टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या है जानते हैं। तो बच्चों तीन टाइप की टैक्सोनॉमी सबसे पहले तीन तरह की आई और उसमें अलग अलग डिवीजन मैं कर देता हूं और डिफाइन करने का आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समझो, पहला टैक्सोनॉमी था, इसे आप बोलते थे क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्या बोला गया इसे? क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। मैं जब टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सब डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा है तो यहाँ समझ लो। पहले टैक्सोनॉमी एक आई, इसे आप क्लासिकल टैक्सोनॉमी बोलते थे। दूसरा टैक्सोनॉमी की प्रोसेस को मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अगला एक आपका जो टैक्सोनॉमी है उसे सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। ये आपका सिस्टमैटिक्स है। तो आपने देखा कि टैक्सोनॉमी की तीन प्रोसेस, एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तीसरा आपने देखा सिस्टमैटिक्स। क्या है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्या क्या इसमें डिस्क्राइब किया गया, इस पर बात करनी है, समझेंगे, मेरी बात को समझेंगे। क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो थी ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने की एक ऐसी प्रोसेस थी जो बिल्कुल अंडर डेवलप थी। कैसी थी? अंडर डेवलप थी, मतलब इसमें डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भैया ये किसी को कुछ और नहीं सोचते थे किसी के बारे में, किसी को अच्छा बुरा भला जो भी कहना रहता था ऊपर से ही देख करके कह देते थे। मेरी बात समझने का प्रयास करना कि कोई बच्चा आपके सामने खड़ा हो, मैं पूछूं कि ये कैसा है तो आप कह दो बहुत गंदा है या बहुत अच्छा है। कैसे कह सकते हैं आप बिना उसके बारे में कुछ जाने? नहीं कह सकते बच्चों। सेम कंडीशन यहाँ पर क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो थी वो डिपेंडेंसी रखती थी केवल बाहर से देख करके कहने पर, तो इसको कह सकते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किस पर डिपेंड रखती थी? ये आपका डिपेंडेंट थी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कैसे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर ध्यान देंगे, ये आपकी डिपेंडेंसी रखती थी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर।
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब मैं बता चुका हूं कि बाहर से देख करके जो भी जज करे, जो भी बताए, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। अब आप जान लीजिए ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी को हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी बोलते हैं। थोड़ा सा जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, मामला मॉडर्न हो गया, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी ने क्या किया, इसने भी कुछ नया मामला किया, उसको जरूर थोड़ा सा समझेंगे कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी ने क्या किया। तो इसने क्या किया बच्चों, इसने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया अपने अंदर। जैसे इसने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ, मॉर्फोलॉजी को तो इंक्लूड ही किया, इधर मॉर्फो को इंक्लूड किया, मॉर्फो के साथ साथ इसने एनाटॉमी को भी इंक्लूड कर लिया। एनाटॉमी को इन्होंने कहा भैया बाहर से देख करके चीजों को जज नहीं किया जा सकता जब तक उनकी अंदर की चीजों को न जाना जाए और समझा न जाए। तो इसने एनाटॉमी को भी इंक्लूड किया, ये बात अच्छी है। एक बात और इंक्लूड की इसने, ऑन्टोजेनी को इंक्लूड किया। किसको? ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या है? ये आपकी डेवलपमेंटल प्रोसेस कहला सकते हैं। ऑन्टोजेनी को भी इंक्लूड किया। इसने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को केवल बाहर से देख करके हम नहीं बता सकते, इसकी लाइफ हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा और इसकी मॉर्फोलॉजी को भी देखना पड़ेगा, इसकी एनाटॉमी को भी देखना पड़ेगा और इसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? ये कहां पर पाए जाते हैं, क्या करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर भी ये अपना काम करती थी। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ध्यान देंगे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर भी काम करने वाली टैक्सोनॉमी थी। इसे कौन बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आपका सेकंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। लेकिन बच्चों ध्यान देंगे, क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो थी इसको तो डिस्कार्ड ही किया गया क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था, बाहर से देख करके किसी के बारे में कुछ कह देना। मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी एक्सेप्टेड नहीं थी क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्टोजेनी और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को देख रही थी। लेकिन इस टैक्सोनॉमी की प्रोसेस में कुछ चीजें ऐसी थी जो छूट रही थी। वो क्या थी? वो था बेटा आपका, देखो आपको बताता हूं, जो तीसरे ने एक्सेप्ट किया वो तीसरा क्या था, जिसे मैं यहां पर लिखता हूं, इसको रीच करके समझो। तीसरा प्रोसेस था सिस्टमैटिक्स, जो मैंने बताया सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स, ध्यान देंगे, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में तीसरी बात भी इंक्लूड की गई और वो तीसरी बात इस सबके साथ साथ, किसके साथ साथ? आप कहेंगे सर मॉर्फोलॉजी के साथ साथ। मॉर्फोलॉजी तो था ही इसमें, मॉर्फोलॉजी भी था, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इसमें एनाटॉमी भी था, एनाटॉमी भी था, एनाटॉमी के साथ साथ इसी में आपका ऑन्टोजेनी भी देखने को मिला और ऑन्टोजेनी के साथ साथ इसमें और क्या देखने को मिला? इन्होंने एक नई बात इंक्लूड की जो बहुत जरूरी थी। वो बच्चों क्या थी? उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या था? जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेड हो गए, मोस्ट एक्सेप्टेड टैक्सोनॉमी का प्रोसेस था ये सिस्टमैटिक्स। इन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे एंसेस्टर कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, मतलब इन्होंने ये भी बताया कि कहां से हमारी शुरुआत हुई है, हमारा कहां से जन्म हुआ है, हम कहां से हैं, हमारा रिलेशन किससे है। तो इन्होंने इस रिलेशन को भी बताया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बताया। इसलिए सिस्टमैटिक्स जो था ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी था या मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम था। सिस्टमैटिक्स था क्या? तो आप बता सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का पहले नॉमेनक्लेचर करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके उसको क्लासिफाई करना। इस पूरे सिस्टम को, एक लीगल सिस्टम को क्या बोलते थे? सिस्टमैटिक्स बोलते थे। इसको क्या बोले जाने लगे? तो आप कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या है। तो सिस्टमैटिक पहले तो हम लिखेंगे कि नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर को इंक्लूड करेगा, नॉमेनक्लेचर के साथ साथ सिस्टमैटिक और किसे इंक्लूड करेगा? तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को भी इंक्लूड करेगा और किसको इंक्लूड करेगा? क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड करेगा। किसको? क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड करेगा और किसको इंक्लूड करेगा? तो आप कहेंगे कि सर नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक जरूरी बात है जिसे आप बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन को भी इंक्लूड करेगा, कैरेक्टराइजेशन को भी इंक्लूड करेगा। इस सबको जो इंक्लूड करता है उसे हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कैसे सिस्टमैटिक्स किसे बोलेंगे।
भाई कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो हम बताते हैं, अगर अपना ही एग्जांपल हम लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर जो ब्लड पाया जाता है, बॉडी टेम्परेचर हमारा, वो बॉडी टेम्परेचर क्या है? तो आप कहेंगे कि सर हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है? वो मेंटेन रहता है, कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, बदलने वाला नहीं। जबकि कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। Some organisms are present in this world which are having the capacity of fluctuation of their temperature, body temperature, according to environment. Environment के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को बदलने की भी कैपेसिटी कुछ ऑर्गेनिजम्स में है। कहाँ पर है? मछलियों में है भैया। और कहाँ पर है? आपके रेप्टिलियंस में है। और कहाँ पर है? आपके एम्फीबियंस में है। ये सब अपने टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू मौसम बदलते रहते हैं। हाँ, ये मौसम के साथ साथ बदलते हैं। इनका टेम्परेचर कभी बाहर अगर माइनस में है तो ये अपना टेम्परेचर माइनस में कर लेंगे, इनका कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी फ्लक्चुएट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हम वार्म ब्लडेड, इसीलिए कहते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता उनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड बोलते हैं। ध्यान देना, इनको बोलते हैं वार्म ब्लडेड। हम वार्म ब्लडेड हैं, और वार्म ब्लडेड के लिए बायोलॉजी में एक टर्म यूज किया जाता है, होम्योथर्म। क्या यूज किया जाता है? होम्योथर्म। ध्यान देंगे, हम वार्म ब्लडेड हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज मेंटेन रहता है, कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए हमें कहा जाता है होम्योथर्म। क्या कहा जाता है? होम्योथर्म या वार्म ब्लडेड। तो भैया कैरेक्टराइजेशन पहला पॉइंट वार्म ब्लडेड है, इधर कैरेक्टराइजेशन वाली बात कर लिया। क्लासिफिकेशन के क्रम में अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम कहां पर आते हैं? तो हम मैमल्स हैं, हमें मैमेलिया में रखा गया है। आइडेंटिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू मैमल्स, मैमल्स के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर जो रखा जाता है, तो नाम हमारा रखा ही गया है होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस, ये हमारा नाम है। तो हम क्या है? हम सिस्टम में है कि नहीं है? हम सिस्टम में है, इसलिए हम टैक्सोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी सारी चीजों को बताया गया है कि हम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। सैपियंस सैपियंस बताया गया कि हमारी स्पीसीज भी क्या है, हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारा कैरेक्टराइजेशन है कि हम वार्म ब्लडेड होते हैं। क्लासिफिकेशन के क्रम में हमको कहां पर रखा गया है? मैमल्स में रखा गया है, ठीक है ना। हम मैमल्स है, क्लास मैमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में है ही। तो मतलब क्या है? हम सिस्टम में हैं। तो हम सिस्टम में हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कल बात करेंगे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। कितनी कैटेगरी आती है टैक्सोनॉमी में जिसके अंदर हमें क्लासिफाई किया गया है? हाउ मेनी कैटेगरीज, कितनी कैटेगरी है फॉर क्लासिफिकेशन, उस पर हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में।